बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केम होना छो, मनक्कम, खम्मा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। नाम नहीं बताऊंगा किसकी कुंडली है, क्योंकि सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है। लेकिन ये जरूर बता दूं उनके बारे में कि उन्होंने ऊंचाई की अगर बात की जाए तो जीवन में अगर कोई ये समझता है कि मैंने ऊंचाई हासिल की है, तो ये जिनकी कुंडली है उन्होंने भी ऊंचाई को देखा है, उन्होंने भी ऊंचाई के उस स्तर तक देखा है जहाँ तक एक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। और जब बर्बादी आई तो बर्बादी को भी वहाँ तक देखा जहाँ तक एक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। इसीलिए देवी और सज्जनों, इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब ऊंचाई पे आप चढ़ने लगो तो इतने अहंकारी भी मत बनो कि नीचे के लोगों को भाव ना दो, क्योंकि जब आप गिरने लगोगे तो फिर रास्ते में वही लोग मिलेंगे। नहीं, वक्त है, समय है, बड़ा बलवान होता है समय जीवन में। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। इनका जन्म तारीख 28/12/1968, जन्म समय 2:15 PM, डूंगरपुर राजस्थान का इनका जन्म है। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, इस समय में आपको मैं ये बता दूं कि कुंडली मेष लग्न और मेष राशि की है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा, द्वितीय, तृतीय, चौथे, पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। छठे में केतु और गुरु की युति है। सप्तम में मंगल है, अष्टम में कोई नहीं, नवम में सूर्य बुध बैठे हुए हैं, दसम में शुक्र, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में शनि राहु की युति है। इस व्यक्ति के कुंडली में कहीं पर मैं बहुत बढ़िया योग तो कहीं पर मैं इतना खराब की सोच नहीं सकते। आइए एक एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो और जो मैं आपको लिखवा रहा हूं पहले आंख बंद करके आप लिखते चले जाओ, क्योंकि मैं सीधा फलादेश कर दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में न आए। इसलिए मैं आपको टाइम बता देता हूं ग्रहों का कि महादशा किस ग्रह की आपके जीवन में कब कब आई और कब कब आएगी, और अंतरदशा जीवन में कब कब किस ग्रह की आएगी, और फिर उसके फलादेश पे हम लोग चलेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले इनका जन्म केतु की महादशा में हुआ। आप कॉपी पेन निकालें और लिखना शुरू करें। आप जब आपका जन्म हुआ तो केतु की महादशा चल रही थी। जन्म से लेकर के 7 मार्च 1974 तक केतु की महादशा रही। 7 मार्च 1974 से 7 मार्च 1994 तक शुक्र की महादशा रही। 7 मार्च 1994 से 7 मार्च 2000 ईस्वी तक सूर्य की महादशा रही।
7 मार्च 2000 ईस्वी से 7/3/2010 तक चंद्रमा की महादशा रही। 7/3/2010 से 7/3/2017 तक मंगल की महादशा रही। 7/3/2017 से 7/3/2035 तक राहु की महादशा रहेगी। अब राहु के महादशा में मैं अंतरदशा भी बताऊंगा, क्योंकि ये समय आपके जीवन में अभी चल रहा है और चलेगा। आप फिर लिखें, 7/3/2017 से लेकर के 20/11/2019 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा। 20/11/2019 से लेके 14/4/2022 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 14/4/2022 से 20 फरवरी 2025 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 20 फरवरी 2025 से 7/9/2027 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 7/9/2027 से 26/9/2028 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 26/9/2028 से 26/9/2031 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। और 26/9/2031 से 20/8/2032 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 20/8/2032 से 20 फरवरी 2034 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। और 20 फरवरी 2034 से 7 मार्च 2035 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। इसके बाद आपके कुंडली में गुरु की महादशा चालू हो जाएगी और जीवन का अंत भी, अगर भगवान की कृपा रही तो गुरु के महादशा में ही होगी। और चलिए उस पर चर्चा करेंगे करते करते। तो आपने लिख लिया कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। अब आप ग्रह के फलादेश को लिखना शुरू करें अथवा सुनना शुरू करें, बाद में आप लिख लेना। चर्चा मैं सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे ग्रह, सबसे मजबूत 13 डिग्री पर में सूर्य का होना अपने आप में असाधारण है। सूर्य की जब जब समय जीवन काल में आएगी, आपको बता दूं मैं कि सूर्य आपके जीवन में उस समय में महादशा में जब जब आएगा फिर भी, और अंतरदशा में जब जब आया होगा और आएगा फिर भी, क्योंकि पीछे का मैंने अंतरदशा आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि उस पर में बहुत ज़्यादा मंथन करने से कोई फायदा नहीं। सूर्य के फलादेश को समझिए। सूर्य और बुध आपके कुंडली के नवम भाव में बैठ करके बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है देवी और सज्जनों। और बुध जो है सो तीसरे और छठे भाव का मालिक और सूर्य पंचम भाव का मालिक होकर नवम भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य का समय जीवन में जब जब आया और जब जब आएगा तब तब आपको धर्म पर अटूट विश्वास हो जाएगा। धर्म कर्म के प्रति आपका बहुत विश्वास होगा, धर्म का खूब पालन करेंगे, भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। खास करके सूर्य के समय में तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी खूब अवसर जीवन में प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना सूर्य के समय में बढ़ जाएगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद खूब तहे दिल से मन से आप लेंगे। और सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स, अथवा अब ये नहीं कि गुरुदेव मेरा तो कोई छोटा भाई बहन है ही नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनसे भी सूर्य के समय में खूब लाभ का योग और खुद के पराक्रम में भी 4 चांद लगाने का योग, अपने पराक्रम के बल पर में दुनिया में अपना एक नाम बनाने का योग भी है। धैर्य बहुत मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान सुसंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वो भी दूर होगी। और पंचम भाव का मालिक है सूर्य, जिसके कारण से सूर्य के समय में संतान से लाभ, संतान से फायदा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना आपको सूर्य के समय में पता चला होगा।
यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में अपने आप चारों तरफ खूब वृद्धि का योग। वो जो ऊंचाई का दौर आपने देखा सूर्य की महादशा अंतरदशा में, उसका निश्चित तौर पर में फल मिला होगा। धर्म कर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, अचानक से धन लाभ का योग, प्रेम प्रसंग वगैरह भी हो सकता है सूर्य के समय में। सूर्य आपके लिए हर मामले में बढ़िया, सरकार से भी खूब लाभ का योग सूर्य अपने समय में आपको देने वाला ग्रह है। यानी कि सूर्य हर मामले में बढ़िया। सूर्य के लिए किसी भी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य अपने आप आपके कुंडली में 13 डिग्री पर में है, जो किसी रत्न का मोहताज नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी आपके कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह है। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का मालिक होकर के लग्न में, कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में बैठा हुआ है मेष राशि में। चंद्रमा 3 डिग्री पर में है। डिग्री वाइज जरूर थोड़ा सा ये कमजोर है, लेकिन चंद्रमा का समय जीवन में जब जब आएगा, शारीरिक तौर पर में बहुत सुंदर भगवान ने आपको बनाया भी है और रंग रूप भी बहुत अच्छा होगा चंद्रमा के समय में। खास करके ज्ञान में खूब वृद्धि, बल का एहसास, मानसिक तौर पर में मजबूती, दिमाग का सही इस्तेमाल करना, विवेक का सहारा, शील स्वभाव का बढ़िया होना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता में वृद्धि, स्वभाव बहुत बढ़िया, चरित्र भी बहुत बढ़िया। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि के योग, दुश्मनों का नाश, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी भी आती है तो उसका ठीक हो जाना। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का भी मालिक है, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान का सुख, जमीन का सुख, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग, वाहन का सुख, यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब कुछ के प्राप्ति के योग के साथ साथ इन सब का सुख भी, और अनएक्सपेक्टेड धन के लाभ का भी योग। हर तरफ से चंद्रमा का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा कुंडली में दिखा रहा है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में है, लग्नेश है। मंगल बहुत अच्छा है कुंडली में, डिग्री वाइज 5 डिग्री पर में है। अच्छा, चंद्रमा के लिए बता दूं कि आने वाले समय में अगर मैंने राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आपको लिखाई है और अगर वो बचा हुआ है, तो जब चंद्रमा का समय आए तो कम से कम एक मोती जरूर धारण करें, उससे कुछ राहत होगी, क्योंकि राहु बहुत बलवान है। राहु की चर्चा मैं करता हूँ कुछ देर में। मंगल पे पहले कर लेते हैं। मंगल का कुंडली के सप्तम भाव में होना आपके लिए मांगलिक दोष तो एक बनाता है आपके लिए ये, लेकिन मांगलिक दोष वगैरह का बात खत्म, वो सब अब चर्चा का कोई मतलब नहीं। मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट मंगल देगा। मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण मंगल का समय जब जब जीवन में आएगा, आप ये मान के चलें कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि के योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करना, दुश्मनों का नाश, और जो अगर पार्टनरशिप में भी कोई काम चल रहा है तो उसका भी बढ़िया होना। 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, राज्य सरकार से फायदा, काम धंधा का बढ़िया चलना, कारोबार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में 4 चांद लगना, राजयोग के उदय का समय। और मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में, मंगल के समय में थोड़ा सा गुस्सा का ज़्यादा आना, शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मस्तिष्क का सही मामले में इस्तेमाल करना, विवेक का सहारा, शील स्वभाव का बढ़िया होना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता में कुछ कमी। और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति, परिवार के लोगों से लाभ, वाणी में थोड़ा सा तीखापन, और पड़ोसी से भी लाभ, दान पुण्य करने का भी योग। मंगल कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है, तो विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग। मंगल के समय में कुछ दुर्घटना की भी संभावना, खूब यात्रा करने का भी योग, अचानक से धन लाभ का भी योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का भी योग,
लेकिन अष्टम भाव का मालिक है, तो इस कारण से कुछ रुकावट, कुछ बाधाओं के साथ काम का होना, ये भी मंगल का प्रभाव है। मंगल कुंडली में बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो मंगल के आने वाले समय में मूंगा धारण कर सकते हैं, आपके लिए मूंगा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, और बुध मारक ग्रह होकर के कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध का जब जब समय आएगा आपके जीवन में, मैं आपको बता दूं कि बुध आपको बहुत परेशान करेगा। कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण बुध के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी का योग, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम प्राप्त होना अथवा ना लगना, शिक्षा का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी परेशानी। और आपको मैं बता दूं कि बुध की सप्तम दृष्टि यहां से तीसरे भाव पर पड़ेगी, अपने ही घर पर में छोटे भाई बहन से कुछ लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में थोड़ा सा पराक्रम बना हुआ रहना, हल्का फुल्का धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी तक होने की संभावना। और बुध कुंडली के छठे भाव का मालिक है, तो इस समय शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बनाएगा बुध। जब जब जीवन में बुध का समय हमने लिखाया है और जब जब आएगा तब तब ये इसी प्रकार का रिजल्ट देगा। बुध आपके लिए बहुत खराब है, लेकिन बुध का एक क्या होता है गुण कि कितना भी खराब हो फिर भी कुछ बढ़िया रिजल्ट दे ही देता है। तो बुध जो है, बुध के समय में जब आए तो आपको करना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना है। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जो है 10 माला जाप शुरू करना है बुधवार के दिन से। बुध के बाद अब बात करेंगे गुरु की। गुरु कुंडली के छठे भाव में गुरु और केतु की युति, चांडाल नामक दोष छठे भाव में ही बना रहा है। तो गुरु का समय जीवन में जब जब आएगा, हमने जब जब लिखाया होगा, आपको दुश्मन बहुत परेशान करेगा, उस समय में चिंतित बहुत रहेंगे, रोग बहुत परेशान करेगा, कर्ज तक हो सकता है, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति का योग। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने में परेशानी, सरकार से फायदे में परेशानी, काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी के योग, राजा से भी लाभ लेने में परेशानी, बहुत मुश्किल से लाभ मिलना। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा होना ज़्यादा, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और इसकी नवम दृष्टि 8 9 द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति, जमा पूंजी का बर्बाद होना, कुटुंब परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव के योग का समय। गुरु इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का भी, तो जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा में भी परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम मिलना। गुरु का, बुध का और शुक्र का एक स्वभाव होता है कि विपरीत स्थिति में भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो आपको गुरु अपने समय में हल्का फल्का बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, लेकिन गुरु आपके लिए निगेटिव है, गुरु का फलादेश आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए धर्म का मालिक होकर के भी धर्म का मालिक बैठ गया कुंडली के छठे भाव में, केतु के साथ युति बना दी, चांडाल नामक दोष बना दिया। आपके पास में अभूतपूर्व ज्ञान विद्या होते हुए, संगीत का दिव्य ज्ञान होते हुए भी आपको गुरु ने धर्म के क्षेत्र में सफलता नहीं लेने दिया, जबकि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, यहाँ पर सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण फिर भी आपको एक ऊंचाई पे ले जा करके और फिर नीचे गिरा दिया। लेकिन उसमें गुरु का भी कोई बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, दोष है केतु और राहु का। चलिए उस पर भी आगे चर्चा करेंगे।
तो गुरु का समय जब जब जीवन में अब आए तो कम से कम पीला पुखराज धारण नहीं करेंगे और ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे जब तक गुरु का समय रहेगा। बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन से मंत्र का जाप शुरू करेंगे और डेली करेंगे। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। अब देखिए, शुक्र आपका जो कला है सो गायन का है, वादन का है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है शुक्र। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र होता है मारक ग्रह, लेकिन अब ये शुक्र कुंडली के 10वें भाव में आपके काम धंधा के घर में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपका काम धंधा ही शुक्र से रिलेटेड हो गया। गायन, वादन, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब का हो गया। और शुक्र हो गया बहुत कमजोर 28 डिग्री पर में, फिर भी एक बुलंदी पर पहुंचा करके और फिर भी उससे उतना लाभ ना लेने देना जितना होना चाहिए और गिरा दिया। ये शुक्र भी अपने लिए अच्छा नहीं है। आप कहोगे कैसे, शुक्र के क्षेत्र का ही आपने काम किया, मैंने बड़ी सफलता हासिल की, मैंने गायन वादन सब करके प्रधानमंत्री तक पहुंचा, मैं वहां तक मेरी चर्चा हुई, फिर भी आप कैसे कह रहे हो। ये कारण है क्योंकि शुक्र कुंडली के 10वें भाव में सरकार के घर में बैठा हुआ है, इसीलिए काम धंधा घर में बैठा हुआ है, इसीलिए शुक्र से संबंधित आपने कार्य किए और एक ऊंचाई तक भी आप पहुंचे। लेकिन शुक्र का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो शुक्र भी आपको नुकसान करेगा। जैसे शुक्र के समय में देख लो कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण, वैसे है शुक्र कमज़ोर, बहुत ज़्यादा नुकसान करने और बहुत ज़्यादा फायदा देने के लिए इसके पास क्षमता नहीं है। लेकिन शुक्र का समय जब जब आएगा और आया होगा जीवन में, तब तब पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ का कम मिलना, सरकार से फायदा कम होना, काम धंधा का अच्छा कम चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ कमी के योग, इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख की प्राप्ति होना लेकिन कम, माता से लाभ मिलना लेकिन कम, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख प्राप्ति होना लेकिन कम, और शुक्र के समय में घुटने में दर्द, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग बनाएगा। और शुक्र द्वितीय भाव का मालिक है, धन धान्य संपत्ति का जमा होना लेकिन बहुत कम, कुटुंब से भी लाभ कम मिलना, वाणी जरूर मीठा होना, पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव का योग। और सप्तम राशि यानी कि सप्तम भाव का भी मालिक है शुक्र, तो जीवन साथी के साथ मिला जुला के संबंध ठीक रहना, काम वासना की पूर्ति होना, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा ना चलना, दुश्मनों के द्वारा भी कुछ परेशानी का योग बना रहा है शुक्र। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, फिर भी मैंने आपको इसका पूरा का पूरा निगेटिव फल बताते हुए भी नहीं बताया। मैंने हर बार कहा कि इस मामले में कम लाभ देना, कम नुकसान करना, कम लाभ देना। इसका अर्थ सिर्फ इतना कि गुरु शुक्र और बुध का एक स्वभाव होता है। अब क्लियर कर देता हूं, अभी पहले बुध और गुरु का फलादेश किया इसलिए क्लियर नहीं किया, अब तीनों का हो गया। तो गुरु शुक्र और बुध का एक स्वभाव होता है, कितना भी निगेटिव हो, कितना भी खराब हो, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा फल आपको वो दे ही देता है। ठीक वही बात है, तो बुध भी खराब है, गुरु भी खराब है और शुक्र भी खराब है, फिर भी इसका मतलब पूरा का पूरा निगेटिव तो नहीं है, इसीलिए कुछ न कुछ अच्छा फल आपको ये दे दिया। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं कि ये आपके लिए बढ़िया ग्रह है, ये खराब है। भूल से भी कभी बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए ओबल फायर अथवा हीरा और गुरु के लिए पुखराज पीला नहीं धारण करना है। गुरु के शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब देख लो, द्वादश भाव का शनि बैठने का 25 डिग्री पर में राहु के साथ ये खराब फल देने वाला ग्रह हो गया। अब शनि का समय जब जब जीवन में आया और आएगा तो ये खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति का नुकसान होना, परिवार के लोगों से लाभ कम मिलना, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख तक की प्राप्ति का योग ये शनि बनाएगा। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 नवम भाव पर में भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी परेशानी का योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद कम मिलना। और शनि कुंडली के दसम और एकादश भाव का भी मालिक है, तो यही शनि के समय में अगर आप विदेश चले जाते तो काम धंधा भी बढ़िया चलता और लाभ भी बढ़िया मिलता। लेकिन क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहे,
इसीलिए अगर हिंदुस्तान में शनि के समय में रहे और रहोगे शनि के समय में, तो ये आपको काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, लाभ में भी कमी, आमदनी के क्षेत्र में कमी, इच्छा की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में भी कमी, यहाँ तक कि पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग बना देगा। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम धारण नहीं करना है। शनि के समय में नमो शं शनिश्चराय नमः अथवा ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। शनि के बाद राहु केतु देख लो, अब 12वें भाव में और 6ठे भाव में केतु बैठा हुआ है, क्यों नहीं आपको तबाह करेगा। और संयोग से आपके कुंडली में अभी राहु की ही महादशा चल रही है। 7/3/2017 के बाद से जो राहु का समय शुरू हुआ है, सो 7/3/2035 तक राहु का समय चलेगा और इतने समय में ये तहस नहस कर देगा जीवन को। क्या क्या करेगा राहु और क्या क्या फल दे रहा होगा, उसको श्रवण करें आप। कुंडली के 12वें भाव में 11 डिग्री पर में पूरे अपने क्षमता जितना होना चाहिए उतना पावर से आपको बर्बाद करने में ये लगा हुआ है। 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इस समय में आप अनुभव कर रहे होंगे, जो डेट लिखाया हूँ आपको राहु की महादशा का, उस समय में आप अनुभव कर रहे होंगे कि इस समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। और आपके लिए बता दूं कि नींद में भी परेशानी के योग आपके लिए आएंगे, नींद भी देर रात तक नहीं आती होगी। और आंख से संबंधित परेशानी का भी योग, मृत्यु तुल्य कष्ट की भी संभावना है। राहु की पंचम दृष्टि 4थे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी का योग है। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं के साथ परेशानी का योग है, उनके ऊपर में भी खतरा है। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी का योग है। अनएक्सपेक्टेड धन हानि का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। और सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग। राहु की 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर में आयु से संबंधित परेशानी का भी योग है। इस समय में मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है या कर रहे होगे। अचानक से धन हानि का योग, रैंडम बनता हुआ सारा काम बिगड़ जाना, दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी योग है, किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी हो सकते हो। और खास करके पेट से संबंधित परेशानी, आंख से संबंधित परेशानी, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। राहु के बाद केतु का बता दूं, केतु कुंडली के 6ठे भाव में है, तो ये भी वो सब समस्याओं को लेते हुए कुछ और भी देगा, जैसे दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के साथ पंचम दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से परेशानी, सरकार से टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि 12 भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि 2 भाव पर में जमा पूंजी को बर्बाद कर देना, परिवार के लोगों से टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, भोजन भी अच्छा ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का भी योग बना देगा। तो केतु भी अपने लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक रत्न की बात है, तो आपको कभी भी जीवन में सूर्य के लिए माणिक धारण करने की जरूरत नहीं, चंद्रमा के लिए मोती धारण कर सकते हो, मंगल के लिए मूंगा मिला जुला कर सकते हो चाहो तो, बुध के लिए पन्ना नहीं, गुरु के लिए पीला पुखराज नहीं, शुक्र के लिए ओपल फायर हीरा स्फटिक नहीं, शनि राहु केतु के लिए नीलम, गोमेद, लहसुनिया, लाजवर्त ये सब कभी नहीं धारण करना है, नहीं तो ये सब तबाह कर देगा आपको। बात रही इस समय में चल रहे समस्याओं का समाधान का, तो इस समय में समस्याओं का सही समाधान अगर आप करना चाहते हो तो आपको चाहिए, राहु में शनि का समय चल रहा है इस समय में, तो सब बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, तो चाहिए कि संभव अगर हो तो राहु, केतु और शनि के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का संपूट पाठ 9 आवृत्ति सर्वाबाधा बीड़ मुक्तो मंत्र से, और रुद्राभिषेक, हवन, ये सब होना चाहिए। अगर ये सब करवाने में आप सक्षम नहीं हो तो दैनिक रूप से 10 माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप, तीनों मंत्र का 10-10 माला आपको दैनिक रूप से जाप करना है। फिर धीरे धीरे जो है राहत होगी। जाप का पहला दिन शनिवार होगा, शनिवार से शुरू करना है और डेली करना है, तब जाकर के इसका सही लाभ आपको मिलेगा। जाप से पहले जल लेके बैठना है, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठना है और
क्या कहूँ, बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी ये ग्रह जो है अभी आपका सब विपरीत चल रहा है। इसके कारण से आप बहुत परेशान चल रहे हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहता है। सबसे दुख की बात ये कि जीवन के अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में, चौथेपन में ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन बाहर निकल जाओगे। संभव हो तो ग्रह की शांति करवा लो, करवाओगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे फिर मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मंत्र का जाप करो। राधे राधे।